हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो कलाम सीरीज है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये कलाम सीरीज का जो है एपिसोड नंबर 7 है, मतलब एपिसोड नंबर 7 मतलब यूनिट नंबर 7 है ना। इससे पहले जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पे 2 लेक्चर गए थे और लैंग्वेज पे गया है, रीजनिंग सर ने कराया है, मैथ भी हो चुका है और साइंस भी हो चुका है। साइंस में आपने देखा कि फिजिक्स गोयल सर ने कराया है और बायो अनस सर ने कराया है। इसका मतलब यह है कि हर यूनिट जो कराएंगे वो एक्सपर्ट ही कराएंगे। इस क्लास में जैसा आपको पता है जीएस 20 मार्क्स का आता है और जीएस में जो है 4 सब्जेक्ट से पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री। लेकिन इसमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं कराऊंगी सारा, लेकिन मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, मैं एक्सपर्ट से ही कराऊंगी हिस्ट्री भी। ज्योग्राफी में मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं ज्योग्राफी कराऊंगी, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री का जो कराएंगे वो हिस्ट्री वाले सर कराएंगे। तो इसकी वीडियो आपको कल तक देखने को मिल जाएगी। आज फिलहाल क्योंकि 23-24 में जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज्योग्राफी के ही पूछे गए थे, तो ज्योग्राफी मैं कराऊंगी। और हाँ, एक बात मैं और बताऊं आपको, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं बैच के लिए। तो बैच हमारा जल्दी आने वाला है और लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा चाह रही हूँ कि इस बार बच्चा कम से कम सिलेक्ट हो जाए, चाहे जामिया में हो चाहे एमयू में हो जाए, है ना। कम बच्चे होंगे लेकिन सिलेक्शन होगा। मैं नहीं चाहूंगी मेरे पास भीड़ हो हजारों की तादाद में और सिलेक्शन ना हो। नहीं, मेरे पास कम बच्चे हों, पढ़ने वाले हों और उनका सिलेक्शन भी हो। मैं इसी पे काम कर रही हूँ कि कैसे बेस्ट किया जा सकता है। कोई बच्चा होगा जो जामिया के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा होगा, एमयू के लिए भी। अब होता है कि एमयू के लिए उसे कुछ किसी और को ज्वाइन करना पड़ता है, जामिया के लिए किसी और को ज्वाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं, अगर यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। जामिया बीएड, जामिया डीएलएड, एमयू 2 ईयर्स, एमयू 4 ईयर्स वाला जो बीएड का कोर्स है, इन सबका हम एक साथ बैच लेकर आएंगे। और जो है इसमें जो मिलेगा सेपरेट बैच भी होगा। कोई किसी का है कि नहीं मुझे सिर्फ जामिया ही देना है, नहीं सिर्फ मुझे एमयू ही देना है, तो उसके लिए सेपरेट बैच भी होगा। अगर और कोई चाहता है कि नहीं मुझे एक ही बार में पैसा देना है और एक ही कोर्स लेना है, मुझे बार बार पैसा नहीं भरना किसी कोर्स के लिए और एक ही कोर्स में मेरा सब तैयारी हो जाए, तो उसके लिए कंबाइंड बैच भी होगा। ठीक है, इसी में कोशिश हमारी जारी है। तो थोड़ा सा 2-4 दिन डिले हो रहा है, लेकिन बैच लॉन्च होगा इंशाल्लाह। और जो है 4 एक साथ बैच आने वाले हैं। एमयू बीएड 2 ईयर्स, एमयू 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड और जामिया डीएलएड और जामिया बीएड। ठीक है, तो बने रहिएगा, थोड़ा 2-4 दिन है ना, उसके बाद बैच लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल हम क्लास करते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अगर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन बीएड मतलब जो कोर्स की है वो दी तो वो हमारी सेपरेट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर आयरन माइंस। मतलब आयरन माइंस के लिए कौन सा स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है लुधियाना, ऑप्शन बी कोलार, या ऑप्शन सी कुद्रेमुख, या ऑप्शन डी रांची। तो लुधियाना जो है, लुधियाना पंजाब का सिटी है और ये वूलन गारमेंट्स के लिए फेमस है। ठीक है, वूलन गारमेंट्स के लिए। आपने कभी सुना है कि पंजाब में लोहे की खाने हैं, लोहे की खदानें हैं, वहां पर मशीनें वगैरह चल रही हैं? ऐसा नहीं ना, तो पंजाब में नहीं है। पंजाब का मतलब लुधियाना में नहीं है। वूलन गारमेंट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, लुधियाना। आपने हमारे जब हम पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि प्रेयर के बाद में 5-6 मिनट जो है हमें कुछ स्टेटमेंट याद कराए जाते थे वहीं फील्ड में। जैसे बोला जाता था, जोर जोर से, मतलब जो सीनियर होते थे वो बच्चों को याद कराते थे कि मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, मेरठ की कैंची और आगरा का पेठा, और ऐसे ही आता था लुधियाना के मोजे, है ना। तो लुधियाना मतलब वूलन गारमेंट के लिए जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है। कोलार, कोलार कर्नाटक में है। ठीक है, कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। और एक इसमें तहसील है जिसका नाम है केजीएफ। केजीएफ, ठीक है, आपने मूवी तो देखी होगी केजीएफ। केजीएफ एक तालुक है। तालुक का मतलब तहसील, हमारे यहाँ पर इसको तहसील बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो केजीएफ आपने मूवी देखी होगी जो यहीं पे शूट हुई थी, या मतलब इसी एरिया पे फिल्माई गई थी।
तो ये KGF क्या है, गोल्ड माइंस है ना, आपने मूवी देखी होगी तो पता होगा, वहां पर गोल्ड दिखाया गया था। तो गोल्ड माइंस है मतलब सोने की खाने हैं। कहाँ, कर्नाटक के KGF रीजन में, तालुक बोल सकते हैं तहसील, जो कि कहाँ है, कोलार। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, लोहे की खान है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख भी कर्नाटक में है। ठीक है, और कर्नाटक में क्या है ये, कर्नाटक में है ये माउंटेन रेंज, एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है कुद्रेमुख। ठीक है, और एक माउंटेन पीक का नाम भी है कुद्रेमुख, माउंटेन पीक भी है जिसका नाम कुद्रेमुख है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ, ये ध्यान रखना है, ये कर्नाटक में। क्लियर। और यहां पर होता है आयरन माइन, लोहे की खदानें कहां पर है, कुद्रेमुख में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब रांची को भी देख लेते हैं, रांची अगर ऑप्शन में है तो इससे हमें जानना जरूरी हो जाता है, जो इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हाँ, देख लेते हैं रांची। रांची झारखंड की कैपिटल है, सबसे पहले आपको याद रखना है, झारखंड की कैपिटल है रांची। ठीक है, और आपने सुना होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, कर्क रेखा, ये इंडिया के बीचों बीच से पास होती है। ठीक है, इंडिया के बीचों बीच से पास होती है। तो कुछ सिटी, कुछ कैपिटल इस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नियरेस्ट है ना, उसके पास में है। तो यही इसमें से एक कैपिटल रांची भी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके पास से गुजरती है। ठीक है, इसे हम मैप से भी देख लेते हैं, ये मैप है, और ये जो ब्लू ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये गुजरात है, और गुजरात की जो ये कैपिटल है गांधीनगर, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। भोपाल मध्य प्रदेश जो इसका कैपिटल है भोपाल, ये भी इसके पास में है। फिर झारखंड, झारखंड में रांची जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके पास से गुजरती है, यहाँ पर त्रिपुरा है। तो अब आपको एक और ध्यान रखना है कि गुजरात का जो गांधीनगर है वो भी इसके पास है, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो भी इसके पास है, झारखंड का जो रांची है वो भी इसके पास है। ऑप्शन में ये 3 दे सकता है, और एक और सिटी डाल के पूछ लेगा आपसे, ऑप्शन में देके पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा किस सिटी से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बन भी सकता है आगे को भी। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड, मतलब क्या, कीमतों में सामान्य वृद्धि और मुद्रा के क्रय मूल्य में गिरावट क्या कहलाती है। मुद्रा के क्रय मूल्य में गिरावट मतलब आपके पास कुछ पैसे थे, उनकी वैल्यू जो है कम हो गई। वैल्यू कम होने का मतलब, आप मान लो कि आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, पहले आप मार्केट गए और आपके पास कितना है, 25 रुपया है। ठीक है, आप मार्केट गए, आपने टमाटर लिया और वो आपको 1 किलो मिल गया। ठीक है, 1 किलो टमाटर आप ले आए। फिर बाद में आप मार्केट गए 25 रुपए लेके, लेकिन उसने आपको 250 ग्राम दे दिया, 1 किलो ना देके आपको कितना दिया, 250 ग्राम। इसका मतलब क्या, आपके पैसे ज्यादा गए, सामान कम आया। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो पैसे की वैल्यू है वो क्या हो गया, परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। ठीक है, और जो इसका क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कीमत बढ़ जाना, है ना। टमाटर आपने परचेज किया, इससे पहले जो हुआ था टमाटर में बहुत ज्यादा उसकी कीमतों में देखने को मिला था उछाल एकदम से, तो इसका क्या बोलेंगे कि आप मतलब जो पैसे पहले लेके गए थे उसमें वह 1 किलो मिल रहा था, और बाद में जब आप वही पैसे लेकर गए लेकिन आपको 250 ग्राम मिला, तो मतलब क्या हुआ, महंगाई बढ़ना, है ना, महंगाई बढ़ गई, टमाटर की जो कीमतें थी वो बढ़ गई। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जनरल इंक्रीज इन प्राइस, मतलब जो कोई किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट का क्या हो गया, कीमत बढ़ गई, है ना। और कीमत बढ़ने से आपके पास वो चीज कम आएगी, पैसे उतने ही जाएंगे, चीज कम आएगी, या फिर पैसे ज्यादा जाएंगे तब आप उतनी जो है वो चीज खरीद पाएंगे। ठीक है, अब आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन ये होता है कि आपने पहले 25 रुपए में 1 किलो टमाटर लेकर आए, वो जनरल सी बात हो गई। उसके बाद में जब आप गए तो आपको पता चला कि 25 रुपए में सिर्फ 250 ग्राम टमाटर, तो ये हो गया इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई बढ़ना। फिर आता है कि आप 25 रुपए लेके गए कुछ दिन के बाद में, लेकिन आपको टमाटर मिले फिर 2 किलो। ठीक है,
अब 2 किलो टमाटर का मतलब महंगाई कम हो गई, उसकी जो कीमतें हैं, जो टमाटर की कीमत है वो क्या हुई, गिर गई, है ना। और आपके जो 25 रुपए थे उसमें उसकी परचेजिंग वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। परचेजिंग वैल्यू पैसों की बढ़ गई क्योंकि 25 रुपए में आप 2 किलो लेकर आ रहे हैं। तो इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब महंगाई का कम होना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो इन्फ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन जब इसमें पूछा जाता कि परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी मतलब फॉल नहीं आके इसमें क्या होता था, इंक्रीज देखने को मिलता, और यहाँ पर जो जनरल इंक्रीज है वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज दे देता, तब हमारा आंसर होता डिफ्लेशन, ठीक है। एक इसमें ऑप्शन डिवैल्यूएशन भी दिया है। डिवैल्यूएशन होता है कि किसी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू का कम हो जाना, सीधा सीधा समझिए। जैसे इंडिया में होता रहता है कि पैसे की कीमतों में गिरावट हो गई, मतलब रुपया गिर गया, तो वो डिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। इसे हम एक पिक्चर से भी समझ सकते हैं। ये है डिफ्लेशन, प्राइस डिक्लाइन होगा, और इन्फ्लेशन में प्राइस राइज होगा, ठीक है। पढ़ सकते हैं मनी इंक्रीज परचेजिंग पावर एंड इट टेक्स लेस यूनिट ऑफ करेंसी, है ना, टू परचेज द सेम यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। और इन्फ्लेशन में क्या होगा, मनी लॉसेस इट्स परचेजिंग पावर एंड इट टेक्स मोर यूनिट ऑफ करेंसी टू परचेज द सेम यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्लियर। और ये है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि पहला हमारे पास जो हमारा रुपया था, मान लो कि 70 रुपीज देके हम $1 ले रहे थे, है ना, $1 लेकर आते थे, अब हमें 80 के समथिंग हमें जो है 83.81, अब जो फिलहाल चल रहा है 83.81, ये हमें इतना रुपया देना होगा तब जाके हमें $1 मिलेगा, ठीक है। ये होता है डिवैल्यूएशन। मतलब इसमें, और अगर कल को ये न्यूज आपको देखने को मिल जाए कि रुपए की कीमतों में कि रुपया गिर गया, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 90 रुपीज देना पड़े और तब जाके हमें $1 मिले। समझ में आया। इसे हम एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। मान लो कि एक ये वाला पेन है मेरे पास डिजिटल बोर्ड का, और एक ये वाला पेन है, ठीक है। अगर कोई मेरे पास आता है कि हमें ये वाला पेन चाहिए, ठीक है, तो मैं उससे बोलूंगी कि ये पेन ले लें और ये वाला पेन दे दें, तो मैं उससे बोलूंगी नहीं, ये एक पेन के बदले में एक पेन नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ऐसे 10 पेन मुझे देने होंगे, तब आपको मैं ये वाला पेन दूंगी। तो वो 10 पेन मुझे दिया और वो मैंने उसको एक पेन ये दे दिया, ठीक है। अब मुझे पता चला कि उसका जो इसका पेन का था, जो ओनर था, तो उसने इसकी कीमतों में गिरावट कर दी, ठीक है। तो कल को अगर वो आता है मेरे पास कि मुझे ये वाला पेन फिर से चाहिए, तो मुझसे बोलूंगी नहीं, अब ये 10 पेन मुझे नहीं चाहिए, 10 पेन के बदले में ये वाला पेन नहीं दूंगी मैं, मुझे अब 11 पेन चाहिए, ठीक है, तभी मैं पेन दूंगी क्योंकि इसकी कीमतें कम हो गई हैं। तो यही होता है, ये मान लें $, और ये मान लें रुपया, कि ये ज्यादा देना पड़ता है तब ये मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आपको समझ में आया होगा डिवैल्यूएशन क्या होता है, आपको समझ में आया इन्फ्लेशन महंगाई का बढ़ना, डिफ्लेशन महंगाई का कम होना, डिवैल्यूएशन होता है जो किसी भी कंट्री की करेंसी होती है उसकी वैल्यू का कम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153। द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन है इंडिया में, आपसे इंडिया में पूछा है। भारत में हरित क्रांति के जनक ऑप्शन नंबर ए सैम पित्रोदा, या फिर ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, या ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, या ऑप्शन डी दुर्गेश पटेल। आपको ये बताना है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका फादर कौन है, ठीक है। हम एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका मैं समझाती हूँ आपको पिक्चर से, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, लेकिन ये इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बोला जाता है इनको। इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, MS स्वामीनाथन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, कि वर्ल्ड में बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। तो आपको याद रखना है जो वर्ल्ड में है वो नॉर्मन बोरलॉग है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, और ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट हो गया ऑप्शन वो तो हो गया MS स्वामीनाथन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। बाकी ऑप्शन का हम देख लेते हैं। इसमें मैंने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी आपको बता दिया है ना, वर्गीज कुरियन। अब आते हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा कौन थे,
सैम पित्रोदा को बोला जाता है फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये सैम पित्रोदा आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में, ये येलो रिवॉल्यूशन को लाए थे इंडिया में। तो फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन कौन है? सैम पित्रोदा। अब एक आपको यहाँ पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, ये है वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और इनको बोला जाता है द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। द मिल्कमैन ऑफ इंडिया मतलब ये लेकर आए थे व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए किसको जाना जाता है? वर्गीस कुरियन को। ठीक है, और इनको ये आप देख रहे होंगे द मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन का एक और नाम है ऑपरेशन फ्लड। उम्मीद करती हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ऑपरेशन फ्लड। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेशन फ्लड से वो सोच लेते हैं कि किसी रिवर का कोई प्रोजेक्ट रहा होगा कि फ्लड आता होगा रिवर में और रिवर से, और जो है उसी का कंट्रोल करने के लिए कोई ऑपरेशन फ्लड चलाया गया होगा। ऐसा नहीं है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क से रिलेटेड है, और जो 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 लेकर आए थे वो थे वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारा हो गया एम.एस. स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन को मैंने बोल दिया। अब आते हैं दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल कौन है? दुर्गेश पटेल जो बोले जाते हैं वो फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको याद रखना है सैम पित्रोदा येलो रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, वर्गीस कुरियन व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुर्गेश पटेल पिंक रिवॉल्यूशन, और स्वामीनाथन में एक और मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल बोल लोग हैं वो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, मतलब पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी दिल्ली। आप पढ़िए, आंसर करिए। जो अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि किसका सिटी है? ब्राजील में। ठीक है, अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है इसकी डेट। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ जब हुआ था। ये डेट है 1992। ठीक है, ईयर है 1992, और 3 to 14 जो जून था इसमें हुआ था ये। ठीक है, तो आपको ईयर भी याद रखना है। वैसे ये डेट तो नहीं पूछेगा, ईयर ही पूछेगा, 1992। ठीक है, तो याद रखना है। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, और कब हुआ था? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस कल्चरल एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। इससे पहले वाला अगर आपने पिक्चर ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर उसमें था। ठीक है, इसलिए वो मैंने पिक्चर एक मतलब बहुत देर तक लगा के नहीं रखा। तो देखते हैं कौन सा बच्चा कितना अच्छे से पढ़ रहा है ना। तो इसका जो आंसर है इसी पिक्चर में था। आप देखिए इसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाए। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? UNCED, जो कि पूछा गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका क्या हो गया? इससे इन्वायरमेंट, इसमें एजुकेशन है, इसमें एम्पावरमेंट है, इसमें एम्पावरमेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसलिए हर पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है, हर स्लाइड को आपको याद भी करना है, हर ऑप्शन को भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एक एक स्लाइड, एक एक क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में ना, पता है 4 ही आंसर हैं, फैक्ट हैं, जो आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट ट्री? ठीक है,
मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा, मृदा होती है मिट्टी, ये काजे नहीं है काजू है, पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त है। काजू का पेड़ जो होता है इसके लिए आयरन ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, आयरन। तो इसमें आप देखेंगे एरिड सॉइल में आयरन होता है, लेटराइट में होता है, एलुवियल में होता है, रेड एंड येलो में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेटराइट। लेटराइट जो सॉइल है वो जो है कैशू नट ट्री के लिए जो है सुटेबल होती है। अब एरिड जो सॉइल है मतलब जो डेजर्ट एरिया में होती है वो किसके लिए, वो होती है पल्स, है ना, पल्स जो होती है ना, दालें, मोटे अनाज, तो ये कहाँ ज्यादा अच्छे होते हैं, एरिड सॉइल में, ठीक है। लेटराइट हो ही गया। एलुवियल, एलुवियल जो मानी जाती है वो बेस्ट मानी जाती है राइस कल्टीवेशन के लिए, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, मानस टाइगर रिजर्व पूछा गया है। अब इसमें आप सभी ऑप्शन को अगर देखें तो इसके ऑप्शन के इंपोर्टेंट जो है टाइगर रिजर्व आपको पता होने चाहिए। केरल में जैसे पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में। राजस्थान में सरिस्का, सरिस्का है, रणथंभौर है, ठीक है, याद रखना है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें रणथंभौर है और मुकंदरा हिल्स है, याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में पन्ना है, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बांधवगढ़, पहले भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बांधवगढ़, माधव, ये कहाँ के टाइगर रिजर्व हैं, सारे एमपी के। और आसाम का एक मानस है, एक काजीरंगा है, ठीक है। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है काजीरंगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाला जो गैंडा होता है ना उसके लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम का है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मानस, आसाम, क्लियर। ये ऑप्शन मतलब मैप में भी आप देख रहे होंगे, ये आसाम है और यहाँ पर क्या है, ये मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, ये सर कराएंगे हिस्ट्री वाले सर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए बेवर, ऑप्शन बी झूमिंग, ऑप्शन सी दहिया या ऑप्शन डी ब्रिंगा। अब आपको पता होना चाहिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, अब मैं बता देती हूँ ये क्या होता है। ये हमारे इंडिया में कुछ लोग जंगल में अभी भी रहते हैं, ठीक है, आदिवासी जिनको बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये क्योंकि माउंटेन एरिया पर रहते हैं, हिली रीजन में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि खेती करने के लिए जो एरिया होता है, कुछ एरिया ये सिलेक्ट करते हैं और वहां के जो पेड़ होते हैं तो उनको ये कट करके जला देते हैं, ठीक है, कट किए हुए हैं, जले हुए हैं। कट करके जब ये जला देते हैं तो उनके बाद में जो उसका रॉ मटेरियल बचता है, राख जो बचती है, उसको ये मिट्टी में मिला देते हैं। इससे जो उसका कैपेसिटी होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, सॉइल का कैपेसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है, उपजाऊ तत्व उसमें बढ़ जाते हैं ना। उसके बाद में वो उस पर एग्रीकल्चर करते हैं कुछ साल तक, जब तक वो प्रोडक्शन हाई बना रहेगा उसमें एग्रीकल्चर का, जब तक वो उसमें एग्रीकल्चर करते हैं। और उसके बाद जब उनको लगने लगता है कि कैपेसिटी, जो मिट्टी की कैपेसिटी है, उगाने की जो क्षमता है ना, वो कम हो गई है, तो वो उस एरिया को छोड़ देते हैं। फिर वो किसी और एरिया में जाते हैं, वहां पर कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, उसका पेड़ों को कट करते हैं और फिर उसमें वही इनका ये प्रोसेस चलता रहता है, इनका ये सर्किल चलता रहता है, ठीक है। फिर इस एरिया में इन्होंने जो पहले कभी खेती की होगी, कुछ सालों के बाद 5 से 20 साल भी लगते हैं, तो उसके बाद में जब ये वापस आते हैं तो यहाँ पर पेड़ इनको फिर दोबारा देखते हैं कि पेड़ आ गए हैं, तो पेड़ को फिर कट करेंगे, फिर उस रीजन में ये एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक छोटे से एरिया में ये स्लैश एंड बर्न, जलाओ, और स्लैश एंड बर्न मतलब काटो और जलाओ, इस तरह का, ठीक है, की खेती होती है। अब इस एग्रीकल्चर को रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से
जाना जाता है, तो यही पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है, झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग एग्रीकल्चर पूछ ले या शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछ ले, इसका एक नाम और है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब इसमें शिफ्ट करते रहते हैं लोग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछे या फिर स्लैश एंड बर्न पूछे तो हमें क्या याद रखना है, ये झूमिंग जो है एक इसका मतलब अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। अब एक इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए थे, क्यों? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, मतलब बेवर एंड दहिया, है ना, ये एक ही रीजन का नाम है, एक ही रीजन में बोला जाता है बेवर एंड दहिया, जो कि बोला जाता है एमपी में। ठीक है, एमपी में इस एग्रीकल्चर को बेवर एंड दहिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए और सी इन्होंने अलग अलग दिया था, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी पे अगर हम आए ब्रिंगा, तो ब्रिंगा बोला जाता है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में ब्रिंगा बोला जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट है ना इंडिया का, वेस्टर्न घाट में इसको बोला जाता है कुमारी। क्लियर? वेस्टर्न घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है, ओडिशा में ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है, और एमपी में इसको बेवर या दहिया बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको बोलते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग कृषि। ठीक है, ठीक है। अब आपको एक इसमें और याद रखना है कि जो ये तो हमने पढ़ लिया है ना, बेवर, झूमिंग, दहिया, ब्रिंगा। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, आपसे अगर ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ नाम दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा 3 स्टेट के, और एक स्टेट ये डाल देगा साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, और पूछ लेगा इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं आता। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिक्किम आता है, आसाम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, और मिजोरम आता है, और मेघालय आता है। मेघालय मतलब यहाँ शिलोंग दिया हुआ है, जो कि गलत है, मेघालय होना चाहिए क्योंकि सारे स्टेट के नाम है और यहाँ पर ये कैपिटल का नाम है। तो ये इंडिया का मैप है, इसके यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको जूम आउट करेंगे तो इतने सारे ये जो है इसका स्टेट है, तो आप स्टेट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ। मतलब नॉर्थ में क्या है, ये खरीफ की फसल है, और साउथ में क्या है, ये क्रॉप की फसल है। तो आप याद रखिएगा ये ग्राउंड नट है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ग्राउंड नट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, ओशियन बेड्स आर रिच इन नोड्यूल्स ऑफ, मतलब महासागरीय तल किनकी ग्रंथियों से समृद्ध होते हैं। मैग्नीशियम से होते हैं, या मैग्नीज से होते हैं, ब्रोमीन से होते हैं, या टिन से होते हैं। तो इसमें एक पत्थर मिलता है, पत्थर टाइप का ही मिलता है, ये ओशन का जो है बेड है, मतलब ओशन मतलब जो महासागरीय तली है ना, तो ये वहीं का पिक्चर है। तो इसमें आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, है ना, छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये पत्थर नहीं, मैग्नीज है, मैग्नीज, इसमें मैग्नीज होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, which of the following is not correct in golden quadrilateral super highway। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली टू कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई टू कोलकाता, या फिर ऑप्शन सी चेन्नई टू मुंबई, या ऑप्शन डी चेन्नई टू दिल्ली। अब आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है ये कौन कौन से सिटी को लिंक करता है। तो ये आप मैप में देखिए, यहां से ये एक योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता को कनेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन को हम देखें तो हम देखेंगे दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता जा रहा है, हाँ दिल्ली टू कोलकाता तो जा रहा है, तो ये हमारा आंसर है, मतलब इज नॉट करेक्ट है ना, तो हम नॉट वाला देख लेंगे फिलहाल, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर बी चेन्नई टू कोलकाता। अब चेन्नई कहाँ है, चेन्नई यहाँ है, और कोलकाता, हाँ ये कोलकाता को लिंक करता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाते हैं चेन्नई टू मुंबई,
तो यहाँ चेन्नई है, और चेन्नई तो हम अगर मुंबई जाते हैं तो हाँ ये भी हमें दिख रहा है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई टू दिल्ली। तो चेन्नई है ये, और चेन्नई टू दिल्ली नगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा है चेन्नई टू दिल्ली में? नहीं, तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ये तीन आंसर जो है हमारे कट हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आने वाले सिटी हैं, आने वाले स्टेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री वाले सर कराएंगे। चेक कर लेती हूँ, बाकी ज्योग्राफी का तो नहीं है, ये भी पॉलिटिक का है। सब हिस्ट्री के हैं और पॉलिटी के सर कराएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ज्योग्राफी को आपने एंजॉय किया होगा, और अब हिस्ट्री का सर कराएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी, तो बने रहिएगा, परेशान नहीं होइएगा कि अभी जो है बैच नहीं आ रहा। देखिए, जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, आपके ही भलाई है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है और अच्छा ही होगा, अल्लाह से दुआ है। और बाकी देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।